हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। दोस्तों, हम यूपी पीसीएस 2021 का पेपर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में शुरू के 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था और आज 31 से हम 60 तक डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलते रहे। दोस्तों, 31वां क्वेश्चन ये है कि राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे पेलाग्रा, स्कर्बी, बेरी और साइलोसिस। अब दोस्तों, राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 का नेम है, ठीक है। इसी को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B2 को, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ये पता नहीं होगा तो हम गलत कर लेंगे। तो दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। देखिए, स्कर्बी तो हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि विटामिन C से होता है स्कर्बी। अब विटामिन B वही बेरी हो सकता है। अब हमें पता नहीं है कौन से होता है। साइलोसिस हमें नहीं पता, ठीक है। पेलेग्रा ये भी दोस्तों विटामिन B से होता है, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब विटामिन बेरी और साइलोसिस हमें चाइलोसिस वगैरह इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बेरी होता है विटामिन B1 की वजह से, जो विटामिन B1 है उसकी वजह से बेरी होता है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो आंसर बचा हमारा चाइलोसिस। तो इसका आंसर है 31 का डी, चाइलोसिस। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें प्लेयर दिया हुआ है और ओलंपिक मेडल दिया हुआ है कि टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल मिला और नेम प्लेयर दिया है। देखिए, ज़्यादातर आप सबने इनको फॉलो किया होगा। तो PV संधू ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, दिया था उन्हें, ब्रॉन्ज मेडल जीता था पिछली बार उन्होंने। जो है सिल्वर मेडल जीता था, इस बार ब्रॉन्ज जीते। बजरंग पुनिया सिल्वर, तो यहाँ पर डाउट है। मीराबाई चानू ये भी ठीक है, सिल्वर ही जीता इन्होंने। नीरज चोपड़ा भाई गोल्ड जीता, ठीक है, जेवलिंग थ्रो में। लेकिन बजरंग पुनिया ने यहाँ पर सिल्वर नहीं ब्रॉन्ज जीता था, ये हार गए थे, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मिला था। तो यहाँ पर आंसर हो गया कौन सा दोस्तों, 32 का बी, क्योंकि नॉट पूछा है कि कौन सा। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात यही है कि नॉट और कि भाई है और नहीं है, इनमें बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूज होता है और गलत कर देता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंसेक्स इज द पॉपुलर इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक इंडेक्स है, मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड इन BSE। अब BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कौन कौन सी सूचांक है एक तरह से, ठीक है। BSE पे सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, कितने मापन होते हैं, ठीक है, हाउ मैनी ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड है, तो कितनी लिस्टेड है इसमें दोस्तों, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। और ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं वो ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 30, इसमें 30 आंसर है, ये फैक्ट वाला है। अगर आपको आता होगा तो आता होगा, नहीं तो इसको गलत करोगे, ठीक है। इसको छोड़ने में भी फ़ायदा है, एंड में अगर ज़्यादा लगता है तो आप इसको अटैम्प्ट करो। 34 देख लेते हैं दोस्तों, रिंगेलमैन स्केल, ठीक है, एक स्केल है, वो मेजर करता है डेंसिटी, घनत्व को मेजर करता है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके घनत्व को मापन में किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, स्मॉग। धुआं को जो मापने के लिए रिंगेलमैन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट वाला है, ये आपको मिल भी जाएगा घटना चक्र में, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021 का विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो, उसकी थीम क्या थी? तो पिछली 2021 में एक तरह से पेंडेमिक था, तो एक तरह से पेंडेमिक ही होगा, पेंडेमिक से रिलेटेड हमें थोड़ा गैस भी लगा सकते थे इसमें। तो री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक, तो इसका जो आंसर है डी, ठीक है, री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 36वां, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। अब इसमें पूछा है कौन सा कारण है जिसकी वजह से भारत में जो उत्तर पश्चिम एरिया है, ये वाला जो एरिया है, जो पंजाब है, यहाँ पर जो एरिया है, पंजाब हो गया, यूपी कुछ का पार्ट हो गया, ठीक है, और हरियाणा, ये सब पार्ट हो गया इधर वाला, वो उसमें वर्षा होती है।
तो वर्षा दोस्तों आपको सबको पता है, यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, ये तो आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ही जो है वो आपकी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के बारिश होती है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है, जो मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी की वजह से जो है पानी होता है, उस जो बारिश होती है अपनी इंडिया में, उसको वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको याद भी, ये सब हमारी प्रोसेसेस हैं, इसको याद करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा क्लैरिटी होगी क्या होता है पूरा डिटेल में। अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है हम बाद में टॉपिक वाइज इसको क्लियर भी करें। विच 37वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं होता। अब इसमें नहीं है तो ऑर्डिनरी बिल भाई हो सकता है, ठीक है, तो ये गलत है, राज्यसभा में हो सकता है, ठीक है। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये भी हो सकता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल ये भी हो सकता है, राज्य का पुनर्गठन विधेयक ये भी हो सकता है, लेकिन मनी बिल जो है वो आपका पहले राज्यसभा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो यही आंसर हो गया, आंसर डी, यानी कि धन विधेयक जो है वो पहले राज्यसभा में बाद में जाता है, पहले लोकसभा में जाता है, ठीक है। बोटुलिज्म जो है वो किससे रिलेटेड है, बोटुलिज्म क्या है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात ही है, लेकिन बोटुलिज्म जो होता है फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन है, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, जो भोजन पदार्थ होते हैं उससे होने वाला विषैलापन, जो फूड पॉइजनिंग होती है खाने से, उसको बोलते हैं बोटुलिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। 39 का है, सरस आजीविका मेला 2021, ठीक है, वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। अब सरस मेला जो है किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया, ये करंट में था उस टाइम, तो आपको जो अब करंट में आएगा उसको ध्यान देना है, बट इसको भी हमें पता कर सकते हैं क्योंकि मेला आते हैं। तो सरस मेला जो है नोएडा में जो है आयोजित किया गया था, ठीक है, फैक्ट है ये। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन था, ठीक है। तो इनके संस्थापक जो थे, ऑप्शन है जोनाथन डकन, या फिर सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटेक। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सर विलियम जोन्स, ठीक है। ये भी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। अब दोस्तों कथन और निष्कर्ष वाले हैं क्वेश्चन एक, तो इसमें असर्शन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। जो पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। ऐसा हो सकता है क्या, बहुत सारे जितने भी इकोसिस्टम होता है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक दूसरे से लिंक नहीं होता क्या, होता है। पारिस्थितिकी मान लीजिए कि वे फूड चेन होता है, एक दूसरे से लिंक होते हैं ना, होते हैं, तो एक तरह से ये असर्शन गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि लिंक होते हैं तो इसको गलत कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं रीजन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ठीक होता है भाई, ह्यूमन एक्टिविटी से जो है इन्वायरमेंट में प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है उसी वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग ये सब हो रही है प्रॉब्लम, तो ये ठीक है, तो इसका ये ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत है ये भी। ए इज़ ट्रू, बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत ही है। तो इसका आंसर हो गया सो दोस्तों ए इज़ फॉल्स, ए जो गलत है, बी जो आर जो है वो ट्रू है, ठीक है। ए गलत है और आर जो है सत्य है, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, क्लियरिटी हो रही होगी आपको। अगला दोस्तों 42वां क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको घटनाक्रम के अनुसार, कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। इसमें पूछा गया गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, फिर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों इसका थोड़ा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और कंफ्यूज हो जाता है बंदा, लेकिन आपको
मेरे हिसाब से केशवानंदा भारती के बारे में सबको पता होगी, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, ठीक है, जो कि 73 में हुआ था, ठीक है। ये 73 में केशवानंदा भारती केस के बारे में कहा गया था, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की गई थी कि हम फंडामेंटल राइट में चेंज तो कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 73 में ये आया। अब ये हमें पता है गोलकनाथ उससे पहले आया था। गोलकनाथ पहले आया था 1967 में, ठीक है। तो 67 में आपका जो है गोलकनाथ आ गया, ठीक है, और 73 में आ गया केशवानंदा भारती। अब गोलकनाथ केस में क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है पार्लियामेंट नहीं छीन सकता। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी कर्टेल बाय द पार्लियामेंट, यानी कि फंडामेंटल राइट जितने भी हैं वो पार्लियामेंट नहीं छीन सकता। तो इसमें गोलकनाथ केस में कहा गया था, ठीक है। उसके बाद आपका आया, ठीक है, फिर उसके बाद आया 24वां संविधान संशोधन। अब 24वां संविधान संशोधन आया 71 में, ठीक है। 71 में इसने क्या कहा कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को छीन सकता है, डाइल्यूट कर सकता है। देखिए इसमें कहा गया था, एक दूसरे के अपोजिट था। पहले गोलकनाथ ने कहा कि भाई कर्टेल नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा, 24वां संविधान संशोधन लेके आए कि भाई हाँ हम छीन सकते हैं, भाई फंडामेंटल राइट भी छीन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया फिर से केशवानंदा भारती केस आ गया, ठीक है। केशवानंदा भारती केस आया 1973 में, ठीक है, 3 में आ गया। उसमें क्या कहा गया कि भाई आप नहीं छीन सकते हो, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया कि इसके अकॉर्डिंग अगर बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ आ रही है उसको अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद फिर 42वां संशोधन लेके आए। 42वें संशोधन में क्या किया हमने, पार्लियामेंट में अमेंड किए थे बहुत सारी चीज़ें। कौन सी चीज़ें, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, ये तीनों चीज़ें हमने ऐड की थी। कौन कौन सी, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक चीज़ें ऐड की थी। तो इसका आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा है, गोलकनाथ। तो गोलकनाथ देख लो, पहला इसमें नहीं है पहला, तो इसको कर दो एलिमिनेट, 2 हो गया एलिमिनेट, ठीक है, ये पहला आ गया। उसके बाद कौन सा आया, 24वां संशोधन, तो 71 में। तो उसके बाद तीसरा देख लो, तीसरा कहीं है, नहीं है, तो ये आ गया यहाँ पर। पहले ये आया, फिर उसके बाद तीसरा आया, फिर उसके बाद आपका दूसरा केशवानंदा भारती, फिर 4th आएगा 42nd, यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो ये क्लियरिटी हो गई होगी। ऐसे हमने वहाँ पर भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब 43rd क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू द सकोत्रा आइलैंड, ठीक है, सकोत्रा आइलैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो सकोत्रा द्वीप है उसके संदर्भ में आपको कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है, करेक्ट है, कौन सा सही है। अब ये इट इज़ एन आइलैंड ऑफ ओमान। अब सकोत्रा आइलैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको दिमाग में थोड़ा होगा कि कहाँ पर है, ऑफ अरेबियन सी पर, ठीक है। इट वॉज ये ओमान का एक द्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है, ठीक है। दूसरा है, इट वॉज डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2008। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। अब दोस्तों ये तो हमें नहीं पता हो सकती, ठीक है, हम इसमें नहीं डाउट कर सकते, बट हमें इसको तो पता हो सकती है दोस्तों कि सकोत्रा आइलैंड, हमें ये तो पता है कि अरेबियन सी में है, ठीक है, अरब सागर में है। अब ये हम कंफ्यूज है कि भाई यमन में है या ओमान में है। तो दोस्तों ये जो सकोत्रा आइलैंड है वो यमन का पार्ट है, ना कि ओमान का पार्ट। तो इसको एलिमिनेट कर दो, पहला गलत कर दो, अब बचे बोथ भी नहीं हो सकता, ना इधर ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है, तो इसका बी आंसर हो गया, ठीक है, इसका आंसर है बी। बस इतना सोचना, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि नाइदर वाला तो बहुत कम केस होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस। अब कटलस एक्सप्रेस जो एक एक्सरसाइज है वो किससे, पहले तो ये पूछा है कि कौन सी नेवल, जो इंडिया का नेवल शिप है वो कटलस एक्सप्रेस में जो है एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना का एक अभ्यास है, तो पार्ट किया, कौन सा नेवल शिप ने पार्ट किया है, ठीक है, कौन सा जहाज ने उसमें भाग लिया। तो दोस्तों इसका आंसर है INS तलवार, ठीक है, तलवार ने भाग लिया था। अब ये कटलस एक्सप्रेस दोस्तों क्या एक्सरसाइज है, ये दोस्तों
एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि आप ये कह सकते हो कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो कि इंडियन ओशियन से टिकी हुई जो कंट्रीज़ है अफ्रीकन, और उधर एशिया से आपकी एक तरह से कह सकते हैं ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ और वेस्ट इन जो इंडियन ओशियन से टिकी हुई कंट्रीज़ है उसमें आपस में है। जैसे यूएस से भी है, यूएस आती है, यूके आती है, इन सब की कंट्रीज़ के साथ में एक एक्सरसाइज है और इंडिया भी इसमें भाग लेता है और जितनी अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो भी इसमें भाग लेती हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसका आंसर है INS तलवार। 45वां क्वेश्चन दोस्तों ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री। कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है नहीं है। अब कोको क्या है? चॉकलेट का एक पाउडर है, ठीक है, कोको का, ठीक है, चॉकलेट वगैरह बनती है, तो इसमें उत्पादक नहीं है। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखो लतविया, आपने कंट्री सुनी होगी, वो एक तरह से एक आप ये कह सकते हो कि यूरोपियन कंट्रीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये कैरेनॉन, ठीक है, कैमरॉन जो है वो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ है, घाना भी अफ्रीकन है, ठीक है, आइवरी कोस्ट भी एक अफ्रीकन कंट्री, ये सारी जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ है। इसको एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से ऑड कौन सा है, ऑड हमको एलिमिनेट करना है। जैसे रीजनिंग में ऑड हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये लतविया जो है एक यूरोपियन कंट्री है, बाकी मतलब ठंडी कंट्री है लतविया, बाकी सब गर्म कंट्रीज़ है। तो प्रोड्यूसर कौन सा है? ये तीनों प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, बाकी लतविया जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आपका लतविया। बस इसको एलिमिनेट करना होता है बस। 46 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ जीरो चार्ज। कौन सा पार्टिकल जो है किस कण में शून्य आवेश होता है? अब शून्य आवेश कौन से कण में होता है? वो होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव होता है, आपको सबको पता है, पॉजिट्रॉन से नाम से पता लग रही है पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन होता है, आपका इलेक्ट्रॉन हो गया निगेटिव, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल में भी आपका पॉजिटिव ही होता है, +2 होता है। बट न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, आपको सबको पता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो आंसर इसका हो गया न्यूट्रॉन बी, ठीक है, 46वां का बी। अच्छा 47 यानी कि 47वें का क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 के सेकेंड वेव जब आई, विच ऑफ इंस्टीट्यूट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर इनटू द ऑक्सीजन जनरेटर। कोविड-19 की महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को, यानी कि नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदल दिया? यानी कि जो नाइट्रोजन बन रही थी उसमें ऑक्सीजन बनाने के लिए एक तरह से चालू कर दिया, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की कमी थी, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी थी, तो वो है IIT बॉम्बे। ये फैक्ट है, उस टाइम का फैक्ट है, तो आपको अब याद करने की जरूरत नहीं है, अब जो भी फैक्ट आएंगे वो याद करने की जरूरत है। 48वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एक्सेलरेशन स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अब दोस्तों एक्सेलरेशन, निम्न में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा गया है? एक्सेलरेट, बढ़ाया, एकदम से एक्सेलरेट होता है, उसको कहा गया है। तो आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसमें 4 स्टेज होते हैं, अर्बनाइजेशन में 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं? एक होता है अर्बनाइजेशन शुरू में, ठीक है, फिर आता है सब अर्बनाइजेशन, फिर आता है डी अर्बनाइजेशन, ठीक है, फिर आता है री अर्बनाइजेशन। तो ऐसे एक ग्राफ आता है, ठीक है, ये आता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है, ठीक है, सॉरी गलत कर दिया मैंने, अभी देखो मैं बताता हूँ। तो ठीक है, ये नीचे से आता है, अर्बनाइजेशन शुरू होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है, ये हो गए 4। तो एक ये हो गया, स्टार्ट होता है अर्बनाइजेशन से, फिर उसके बाद आपका सेकंड स्टेज आ जाता है, ये है एक्सेलरेट हो जाता है यहाँ पर, ये क्या है, सब अर्बनाइजेशन। फिर उसके बाद डी अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन कम होने लगती है, यानी कि नगरीकरण कम होने लगता है। फिर उसके बाद री अर्बनाइजेशन होता है, फिर से हमारा क्या होता है, अर्बनाइजेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 4 अर्बनाइजेशन स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहला होता है अर्बनाइजेशन, फिर उसके बाद री अर्बनाइजेशन, जिसे सब अर्बनाइजेशन, जिसे एक्सेलरेशन स्टेज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्टेज होता है डी अर्बनाइजेशन, ठीक है, डिस अर्बनाइजेशन, और फिर उसके बाद होता है री अर्बनाइजेशन, फिर से बढ़ाना लगता है। तो सेकंड स्टेज का आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको क्लियरिटी हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट पूछा है दोस्तों, देख लो नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, नॉट या फिर नॉट के बारे में नहीं दिया तो है या नहीं है, तो कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। देखिए सोवरन सोशलिस्ट देखिए यहाँ पर सोवरन का वर्ड है, तो ये नहीं तो है नहीं, ये गलत हो गया। यह संप्रभुता है, ठीक है, यहाँ भी हो गया। डेमोक्रेटिक भाई है, लोकतांत्रिक है, ठीक है। सेकुलर भाई सेकुलर का भी वर्ड हमारे को दिया हुआ है। सोवरेन ठीक है, सेकुलर पंथ निरपेक्ष भी दिया हुआ है। और फेडरल बट हमारा जो है संघीय चीजें नहीं दी है, संघीय शब्द नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो गया फेडरल। नॉट है क्योंकि नॉट पूछा है, तो 49 का डी आंसर होगा। दोस्तों 50वां क्वेश्चन ये दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रेसाइडेड अ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये शायद अधिकतरों को पता होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का किसने जो है कभी भी भारतीय नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की। तो अध्यक्षता किसने नहीं की, बाल गंगाधर तिलक ने। बाकी सबने, आपने सुभाष चंद्र बोस ने भी 38-39 के आसपास की थी, लाला लाजपत राय ने भी एक टाइम पे की थी थोड़ा, तो और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी की थी 1905 में, ये सब ने, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी इसको प्रेसाइड नहीं किया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। मच्छर से होने वाला एक तरह से कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं, नॉट, कौन सा रोग नहीं है। डेंगू भाई मच्छर से होता है, आपको सबको पता है। मलेरिया होता है, ये भी सबको पता है। फिलारेसिस ये भी दोस्तों होता है, ठीक है, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है। स्लीपिंग सिकनेस दोस्तों मक्खी से होता है, मक्खी काट ले, मक्खी से अगर काट ले तो वगैरह जो नींद नहीं आती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 52 जो है 52वां क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द सातवाहन रूलर्स, ठीक है, सातवाहन रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सही है, इनमें से पूछा है सही कौन से में। सातवाहन शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, यानी कि प्राकृत जो लैंग्वेज थी उसके नर्चरर थे, नर्चर करते थे, देख रेख करते थे, ठीक है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट गॉट मोर एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहन। तो दोस्तों इसके दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, बोथ आर करेक्ट। और वैसे भी सातवाहन की चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो सातवाहन में अगर आए मोस्टली सही दोनों ही होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी, तो भारत का स्थायी पूछ रहा है, ठीक है, भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। तो इस टाइम ऑपरेशन है, इस टाइम ऑपरेशनल है, और क्योंकि चल रहा है इस टाइम एक्टिव है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में। दोस्तों वह भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये तीनों जो है इस टाइम और मतलब एक तरह से अंटार्कटिका में हैं। बट दक्षिण गंगोत्री जो है वो इस टाइम जो है ऑपरेशन नहीं है, इसमें ऑपरेशन इस टाइम चल नहीं रहा है, एक्टिव मोड में नहीं है, तो इसको गलत हो गया। तो भारती और मैत्री आंसर है, ठीक है। भारती मैत्री जो है इस टाइम संचालित कर रहे हैं, जो कि अंटार्कटिका में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। अब 53-54 में क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से बताना है कि कौन सा सही तरह से सुमेलित नहीं है, मैच नहीं है। प्रोविजन प्रावधान दिया हुआ है, सोर्स स्रोत दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि वो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार कौन सी कंट्री से लिए हैं, किस मतलब आपको किस देश से लिए हैं। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए हैं, और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि रेजिडुअल पावर किस देश से ली हैं, और इमरजेंसी पावर किस देश से ली है, ठीक है। ये चीज़ हमें बतानी है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं फंडामेंटल राइट, आपको पता है भाई, ठीक है, अमेरिका से लिए हैं। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए हैं। रेजिडुअल पावर ऑस्ट्रेलिया से, और इमरजेंसी पावर जर्मनी से लिए हैं, ठीक है ये। बट रेजिडुअल पावर अवशिष्ट
जो है शक्तियाँ हैं वो कनाडा से ली हैं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। नहीं पूछा है ना, तो नहीं पूछा है तो इसका सी आंसर हो गया। ठीक है, ये कनाडा से लिए। तो नोवी एंड कांतो, नोवी कांतो जो प्लेन है वो किस कंट्री में लोकेटेड है? नोवी कांतो जो है मैदान वो किस देश में स्थित है? देखो नोबिता, नोबिता से याद करो, आपने देखा होगा नोबिता, है ना। तो ये सब कहाँ के प्रोग्राम है? आपने कार्टून देखते होगे नोबिता वगैरह ये सब, तो कार्टून ये जापान के कार्टून है, तो उससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए जापान। ठीक है, ये जापान का है। वैसे पढ़ लेना इसको, नोवी एंड कांतो, जितने भी प्लेन्स वगैरह हैं उसको आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी प्लेन हैं, पेम्पेरो वगैरह, कंपास हो गया, ठीक है, कंपास हो गया, और आपका प्रेरीज हो गया, ये ग्रासलैंड एरिया वगैरह, ये सब पढ़ लेना, आपको कभी भी हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 56वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। स्कीम दी हुई है और किस साल जो है लॉन्च हुई है, प्रारंभ किस वर्ष हुई है। तो हमें इसमें देखो हमें नहीं पता होती है, जनरली ये चीज़ें हमें नहीं याद होती हैं, बट हमें याद कैसे इसको एलिमिनेट करना है ये देखना है। अब ये बताओ, आम आदमी बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब दोस्तों हमें ये पता थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखिए जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई थी, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि बीमा जो है एक तरह से बीमा को लागू किया था। तो सबसे पहले आते ही सुरक्षा बीमा योजना लागू की थी, तो ये 16 में कर दी थी। ठीक है, तो हमें इसमें देख लेने जो कि है 16, आते ही कन की थी तो इसमें 16 ही दी हुई है। अगर पहले हमने दी होती तो शायद हम उसको कन्फ्यूज़ हो जाता, लेकिन यहाँ पर सीधी थी 16 दे रही है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट यहाँ पर कर दिया। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य, हमें ये पता नहीं है। अब हमें यहाँ एलिमिनेट करना आम आदमी बीमा योजना। अभी हम हाल ही में कभी आम आदमी बीमा योजना हमने नहीं सुनी होगी, सुनी ही नहीं होगी। तो सुनी नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि इस गवर्नमेंट से पहले कोई योजना आई होगी। तो इस गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट कौन सी थी? 2007 में। यहाँ देखो वही है, तो 2007 में। यहाँ पर एलिमिनेट पहले का तीसरा करो, पहले का तीसरा देखो कहाँ पर है, यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब ये भी कैंसिल। तो पहले का तीसरा एक ही में है जो कि है सी। अब यहाँ पर ये भी हम एक बार चेक कर लेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016, डी का दूसरा। ठीक है, और बाकी आत्मनिर्भर जो दूसरे का जो है पहला, ठीक है, आत्मनिर्भर ये इसके हो जाएगा, और सी तीसरे का हो जाएगा आपका चौथा 2018, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था इसका आंसर सी। ऐसे हमें उसमें दिमाग लगाना, सोचना है। ठीक है, अब आता है टापा क्लॉथ्स। टापा क्लॉथ जो है ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, किस फैमिली से, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा जो है, टापा एक कपड़ा है वो प्राप्त होता है, बनाया जाता है। तो दोस्तों टापा एक क्लॉथ होता है, ठीक है, कपड़ा होता है, जो कि एक तरह से पैसिफिक ओशियन, जो पैसिफिक ओशियन है उसके जो आइलैंड्स हैं, जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जैसे आप मान लीजिए टोंगा हो गया, ठीक है, फिजी हो गया, समोआ हो गया, या फिर कुक आइलैंड्स हो गया, ठीक है, सोलोमन आइलैंड हो गया, जावा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, पापा न्यू गुनिया हो गया, हवाई हो गया, ये सब कंट्रीज़ हैं। इन सब में ही जो ये पाया जाता है, ये जो पौधा पाया जाता है। ठीक है, तो इन सब कंट्रीज़ में टापा जो पौधा पाया जाता है। अब ये पूछ रहा है कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, ये जो है कौन सी फैमिली से रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शन है एस्किली, पियडेसी, ठीक है, मोरेसी, ग्रेमिनी और मालवेसी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगी तो कर लोगे, नहीं पता होगी तो आप इसको छोड़ने में भी आसान है, लेकिन इसका बी आंसर जो है मोरेसी। ठीक है, इसका आंसर है मोरेसी। ठीक है, 58 क्वेश्चन देखते हैं। एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट या पूछ रहा है नॉट अमंग द टॉप 5 स्टेट इन देयर परफॉर्मेंस रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कंट्री। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स जो है डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, गोल संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में नहीं है। अब शीर्ष 5 राज्यों में कौन सी वो स्टेट नहीं है ये बताना है।
देखिए इसमें सीट्स में तो आपका केरल है, तो यहाँ पर दूसरा तमिलनाडु था, तो ये टॉप का कंट्रीज़ है, ये भी टॉप है, ये भी टॉप है। बट जो गुजरात है वो 10वां, आपका 10th आप इसकी रैंक आई थी, ये करंट का ही है, तो इसमें 10th रैंक आई थी, तो इसका आंसर होगा ए। नहीं पूछा है ना, टॉप 5 में नहीं है, तो टॉप 10 में ये है, तो गुजरात है, ठीक है, बाकी से टॉप 5 में है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 49 क्वेश्चन में है, हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टर वॉन द ऑस्कर, किस डायरेक्टर ने ऑस्कर अवार्ड जीता था बेस्ट मोशन पिक्चर, जो कि 2021 का मूवी नोमैडलैंड, जो कि ऑस्कर के लिए बेस्ट मूवी नोमैडलैंड जो है, नोमैडलैंड जो है उसको दिया गया था बेस्ट मूवी। तो इसके डायरेक्टर कौन थे? जनरली आपको मूवी पूछा जाता है, लेकिन इस बार डायरेक्टर पूछ लिया था, जो कि कंफ्यूजिंग था। तो दोस्तों आपको पता होगी शायद, तो इसके ये है स्लोय झाओ, स्लोय झाओ पहला ऑप्शन जो है ए इसके ऑप्शन है, ठीक है, आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। 60वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन या फिर ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा इन इंडिया, भारत में थोक मूल्य सूचांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है? अब होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा जो है कौन जारी करता है? वो जारी करता है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी, इसका आंसर है बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के अगले टॉप 30, मतलब अगले 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे जो 2021 का पेपर है 60 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। ऐसे अगली वीडियो में 60 की अगला जो है हम वो कर लेंगे, ठीक है, 90 क्वेश्चन हो जाएंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ सजेशन है वो भी हमें बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट करें चैनल को, और तैयारी में लगे रहें। और दोस्तों जो भी हेल्प हो सकती है हमारी तरफ से हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।